कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड के पूरे पाठ्यक्रम से एक अंक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ये इतिहास से हैं, भूगोल से हैं, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र सभी जो आपके समाज विज्ञान में विषय हैं उसके अनुसार ये बने हुए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए इसको अवश्य पढ़ के जाएं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। पूरे पैटर्न में है, बोर्ड के पैटर्न में है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड लिटन ने। फिर है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो ये आता है दक्षिण पश्चिम दिशा से। फिर है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चावल का कौन सा है? तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। फिर है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? तो ये लगी थी मुंबई में। फिर है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है जनता के पास। फिर है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। फिर है, संघीय शासन का उदाहरण कौन सा देश है? तो ये है भारत। फिर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1951 में। फिर देखिए, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? ये प्राथमिक रोजगार क्षेत्र या कृषि का क्षेत्र भी समझ सकते हैं। फिर मुद्रा का कार्य है, तो ये विनिमय करना भी होता है, माप करना भी होता है, संचय करना भी होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। फिर है, साक्षरता दर किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? ये 3 स्तर की होती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। फिर है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो इनमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार स्वतंत्रता दिवस। भारत में योजना अवधि कितने वर्षों की होती है? तो ये होते पंचवर्षीय योजना, माने यहाँ पर 5 वर्ष होगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। फिर है, संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो ये होता है संसद। फिर देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये राष्ट्रीय खेल है हॉकी। फिर है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है? तो ये होती है 18 वर्ष। फिर है, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार ये विकास से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें क्या है? जन्म दर। जो ऑप्शन दिए हैं उसको पढ़ के आप देख लीजिएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1851 में। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। फिर है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो वायु और जल मृदा का निर्माण कर लेते हैं। सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी मृदा के निर्माण में भाग लेते हैं। सैल और तापमान भी ये मृदा निर्माण में भाग लेते हैं। पानी का इकट्ठा होना ये मृदा निर्माण में भाग नहीं लेता। तो ये ऑप्शन सही है। फिर है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। फिर प्रश्न है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का विनिमय करना। आर्थिक विकास का परिणाम है जीवन स्तर में सुधार होना, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना। मतलब इसका सही उत्तर है उक्त सभी का। फिर है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो उस देश की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो रिक्त स्थान में आते हैं, एक अंक वाले। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान यात्रा से हुई थी।
तो ये दांडी यात्रा से हुई थी। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खालिस्तान द्वारा लागू किया गया था, तो ये है लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। फिर है लाल मिट्टी में खालिस्तान की मात्रा अधिक होती है, तो लोहा की मात्रा अधिक होती है। चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य खालिस्तान है, तो ये है असम। फिर है भारत में कुल जलवायु खालिस्तान प्रकार की होती है, तो ये मानसूनी प्रकार की होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता खालिस्तान के पास होती है, जनता के पास होती है। चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रीय आय को खालिस्तान में मापा जाता है, मुद्रा में नापा जाता है। फिर मुद्रा का मुख्य कार्य खालिस्तान का माध्यम होना है, विनिमय का माध्यम है ये। फिर है करो या मरो का नारा खालिस्तान आंदोलन में दिया गया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है, तो ये ग्राम पंचायत है। फिर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान संरचना के अंग हैं, तो ये सामाजिक अधोसंरचना के अंग हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र कहलाता है, तो ये तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र में विभाजन किया गया है, 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। इसी तरह के आपको जो है अभी सत्य सत्य वाले प्रश्न भी हैं, और आपको समझना है कि ये प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। माने खालिस्तान वाला विकल्प में आ जाए, विकल्प वाला सत्य सत्य में आ जाए, जोड़ी में आ जाए, एक वाक्य में आ जाए, तो आपको इस हिसाब से तैयार करना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में आए, हमसे बन जाना चाहिए। आपको जो है मैं 3 साल का पेपर भी अपने चैनल में डाला हूँ, 2022 का, 2023 का, 2024 का, तो वो पेपर भी सॉल्व करना है। और 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक वाले जो मैं वीडियो डालूँगा, उनको अच्छे से देख लीजिए। आपकी पूरी तैयारी आप अच्छे से हो जाएगी और आप 95 प्लस स्कोर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो सत्य-असत्य से संबंधित है। इटली के एकीकरण में मैज़नी का महत्वपूर्ण योगदान था, ये कथन सत्य है। फिर देखिए, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, ये भी सत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, ये लॉर्ड रिपन नहीं लिटन है, यहाँ पर ये गलत है, इसलिए क्या हो गया, असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ये कथन सत्य है। भारत में मानसून उत्तर पूर्व दिशा से आता है, ये कथन असत्य है। फिर है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये सत्य है। भारत की पहली कपड़ा मिल कोलकाता में लगी थी, असत्य है, बंबई में लगी थी। फिर है लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये कथन सत्य है। भारत की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है, ये कथन असत्य है, मानसूनी है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता राष्ट्रपति के पास होती है, असत्य है, जनता के पास होती है। संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं, ये कथन सत्य है। फिर है प्राथमिक क्षेत्र का संबंध उद्योग से है, असत्य है, कृषि से होता है, इसलिए असत्य हो गया। भारत में सबसे अधिक रोजगार तृतीयक क्षेत्र में है, असत्य है, ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ये कथन सत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, ये कथन भी सत्य है। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनमें जोड़ी मिलाना होता है। तो यहाँ पर तो मैं सही जोड़ी सामने लिख दिया हूँ, केवल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उत्तर सही-सही लिखा हुआ है। तो इतिहास से पहले देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का संबंध 1789 ईस्वी से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है। असहयोग आंदोलन 1920 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है। फिर आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 है। दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ना, दांडी यात्रा का संबंध किससे है, नमक कानून से है। गांधी जी का भारत पर आगमन जो है 1915 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। रॉलट एक्ट जो है 1919 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। तो इस तरह से यहाँ पर ये इतिहास वाले हैं जो जोड़ी में आ सकते हैं। इसी तरह से चलिए यहाँ पर आप भूगोल में देखते हैं, तो यहाँ गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत में। काली मिट्टी
कपास की खेती यहाँ ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी में लौह तत्व पाया जाता है। असम जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और मानसूनी जलवायु का संबंध भारत से है। दक्कन का पठार मतलब काली मिट्टी है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का मान जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब देख लेते हैं राजनीति विज्ञान से जोड़ी वाले प्रश्न। तो यहाँ है संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र माने जनता की सत्ता। संघीय शासन भारत में व्यवस्था है ये। संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा। मौलिक अधिकार इनकी संख्या है 6। पंचायती राज 3 स्तरीय होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव आयोग का प्रमुख या मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। इस तरह से यहाँ पर ये राजनीति विज्ञान में है जो जोड़ी में आ सकते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि से है। द्वितीयक क्षेत्र का संबंध उद्योग से है। तृतीयक क्षेत्र का संबंध सेवाओं से है। फिर है राष्ट्रीय आय का संबंध मुद्रा में मापन है। विकास का माप जो है मानव विकास सूचकांक द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होती है। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम होना। बैंक जमा पर हमको ब्याज मिलता है। वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। और बेरोजगारी काम का न मिलना है। इस तरह से ये जोड़ी वाले प्रश्न हैं। अब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में हो सकते हैं या एक शब्द में हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आप सिंपल सा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लिख सकते हैं। रॉलट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रॉलट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई। फिर चलिए आगे का देखते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। कपास आपको ध्यान रखना है। दक्कन पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? ये जनता के पास होती है। भारत एक किस प्रकार का देश है? तो ये भारत एक संघीय देश है, माने यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। तो ये होता है लोकसभा और राज्यसभा। चुनाव आयोग का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये प्रमुख जो है उसका मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग, इसको भर ध्यान रखना, इससे प्रारंभ होती है। विकास का सबसे अच्छा माप क्या है? मानव विकास सूचकांक है। फिर है राष्ट्रीय आय किसमें नापी जाती है? तो ये किसमें नापी जाती है? मुद्रा में। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम करने योग्य व्यक्ति को काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में है। फिर बैंक में जमा धन पर क्या मिलता है? तो बैंक में जमा धन पर ब्याज मिलता है। इस तरह से ये एक अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो पेपर है उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। कक्षा 10वीं समाज विज्ञान एमपी बोर्ड के पूरे पाठ्यक्रम से 2 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में संभावित हैं। मैक्सिमम प्रश्न इसी से आएंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पूरे जो इसमें विषय हैं सारे विषय मिलाकर के ये प्रश्न है। तो चलिए इन प्रश्नों को समझें और इनको आप एक बार लिख के देखिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। तो प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के 2 कारण लिखिए। उत्तर देखिए सिंपल सिंपल यहाँ पर लिखा गया है। एक है निरंकुश राजतंत्र और दूसरा है आर्थिक असमानता। फिर है फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। इस क्रांति के बाद क्या हुआ? तो पहला हुआ सामंतवाद का अंत हो गया
और दूसरा स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रसार हुआ। तीसरा है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं कि राष्ट्र ही सबसे ऊपर है। इस तरह से इसको अपने भाषा, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। इटली के एकीकरण में मैज़नी की भूमिका लिखिए। तो मैज़नी ने यंग इटली संगठन बनाकर राष्ट्रीय चेतना फैलाई। अब ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं, इसलिए इसके आंसर भी छोटे-छोटे रहेंगे, 2 अंक लायक रहेंगे। फिर स्वदेशी आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर है असहयोग आंदोलन के 2 कारण लिखिए। तो एक है रॉलेट एक्ट और दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर है दांडी यात्रा का महत्व लिखिए। इससे नमक कानून टूटा और जन आंदोलन को बल मिला। फिर है काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है और ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। फिर है लाल मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें लोहे की अधिकता होती है और उपजाऊपन इसका कम होता है। फिर है जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। तो जन्म दर अधिक होना और मृत्यु दर में कमी होना, ये जनसंख्या वृद्धि। इसके अलावा भी आप दूसरे कारण भी लिख सकते हैं। 2 अंक का है तो कम से कम 2 कारण लिखना है। यदि आपको डिटेल करने की आवश्यकता है तो डिटेल भी कर सकते हैं, बाकी पर्याप्त आंसर है ये। फिर है चावल की खेती के लिए 2 परिस्थितियां लिखिए। तो एक तो अधिक वर्षा होनी चाहिए, दूसरा उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। फिर है लौह अयस्क के 2 प्रमुख क्षेत्र लिखिए। तो ये उड़ीसा में और झारखंड में अधिक पाया जाता है। इसके बाद है परिवहन के 2 महत्व लिखिए। तो परिवहन से व्यापार में वृद्धि होती है और क्षेत्रीय विकास होता है। फिर है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इससे जनता की सत्ता होती है और स्वतंत्र चुनाव होता है। ये मैं 2-2 सारी चीजें लिखा हूँ, अन्य कारण भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है लोकतंत्र के 2 लाभ लिखिए। एक तो सभी को समानता मिलती है और दूसरा ये है अधिकारों की सुरक्षा होती है। फिर है संघीय शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये है केंद्र व राज्य सरकार और दूसरा है शक्तियों का विभाजन। फिर है मौलिक अधिकारों के 2 महत्व लिखना है। तो ये स्वतंत्रता की रक्षा करना, फिर है समानता की स्थापना। देखिए, निर्वाचन आयोग के 2 कार्य किए। तो एक तो है चुनाव कराना, दूसरा है चुनाव आचार संहिता लागू करना। इसके अलावा दूसरे कार्य भी आप लिख सकते हैं, केवल यहाँ पर 2 अंक के अनुसार 2-2 कार्य दिए गए हैं। फिर है संसद के 2 कार्य लिखिए। तो एक तो होता है कानून बनाना, दूसरा होता है सरकार पर नियंत्रण रखना। अब अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज के 2 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास करना और दूसरा है जन सहभागिता करना। फिर देखिए यहाँ है स्थानीय स्वशासन का महत्व लिखिए। तो इससे प्रशासन प्रभावी और लोकतांत्रिक बनता है। इस तरह से स्थानीय स्वशासन को आप लिख सकते हैं। फिर है राजनीतिक दलों के 2 कार्य लिखिए। एक तो है कि उम्मीदवार खड़े करते हैं चुनाव में और दूसरा यदि जीत जाते हैं तो ये सरकार भी बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है? यह आय, शिक्षा और स्वास्थ्य का संयुक्त माप होता है। फिर है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इससे संबंधित कार्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र वही है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कार्य किए जाते हैं। फिर है द्वितीयक क्षेत्र क्या है? इसमें कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण होता है, तो वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र क्या है? इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर है प्रश्न,
गरीबी रेखा क्या है? तो ये है न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित करने वाली रेखा। फिर इसके बाद है वैश्वीकरण क्या है? देशों के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार करना। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हो, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। फिर है मुद्रा के दो कार्य लिखिए, तो इसका कार्य है विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप करना। अब यहाँ अगला प्रश्न है, उदारीकरण का अर्थ लिखिए। तो चलिए इसको देखते हैं। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर से सरकारी नियंत्रण कम करना और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना। उदारीकरण से बाजार आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिला है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना थी। इसके अंतर्गत उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना था। अब अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों का महत्व लिखिए। उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संसाधन क्या है? जो वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और जिनमें उपयोगिता हो, वे संसाधन कहलाती हैं। संसाधन प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव संसाधन भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि। फिर है काली मिट्टी की विशेषता लिखिए। काली मिट्टी में चूना, लोहा और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। फिर है बहुदलीय प्रणाली क्या है? जब किसी देश में अनेक राजनीतिक दल सक्रिय हों और चुनाव में भाग लें, तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। फिर है मताधिकार से क्या आशय है? नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। भारत में 18 वर्ष से ऊपर सभी को यह अधिकार है। फिर है नियोजित विकास क्या है? तो सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास करना नियोजित विकास कहलाता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं इसका उदाहरण है। फिर है श्वेत क्रांति क्या है? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई गई योजना को श्वेत क्रांति कहते हैं। इससे भारत विश्व का प्रमुख दुग्ध उत्पादक बना है। फिर है संघ सूची क्या है? संविधान में दिए गए वे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची कहलाती है। अगला देखें, मानव संसाधन क्या है? शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल जनसंख्या को मानव संसाधन कहते हैं, जिसे अनेक कार्य में लगाया जा सकता है विकास के, आर्थिक विकास के। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और उसे उत्तरदायी बनाता है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो संसाधन सीमित हैं, इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सेवा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंक, परिवहन, शिक्षा आदि सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं।
यह मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर अगला देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह सहकारी संस्था क्या है? समान उद्देश्य वाले लोगों द्वारा बनाई गई संस्था सरकारी संस्था सहकारी संस्था कहलाती है। फिर है बैंक का कार्य क्या है? धन जमा करना, ऋण प्रदान करना। फिर है सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचाए। इस तरह से ये प्रश्न हैं जो 2-2 अंक में पूछे जा सकते हैं या फिर यही प्रश्न 1 अंक में भी आ सकते हैं। कक्षा 10वीं समाज विज्ञान बोर्ड परीक्षा के लिए 3 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पूरे अध्यायों से हैं। इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को देखते हैं और इनके उत्तर देखते हैं कि कैसे-कैसे प्रश्न आएँगे और कैसे-कैसे आपको उत्तर लिखना है। राष्ट्रवाद क्या है? इसके महत्व को समझाइए। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और उसके सम्मान, एकता और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहता है। यह भावना लोगों को एक साझा पहचान प्रदान करती है। राष्ट्रवाद के कारण लोग जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। भारत में राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। इस भावना के कारण लोगों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष किया। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है और देश के विकास में सहायक होता है। तो इस तरह से जैसे 3 अंक का प्रश्न है तो इनको इस तरह से बढ़ा के लिखना है कि राष्ट्रवाद क्या है, ये कैसे होता है और इससे क्या फायदा है और इसके पहले क्या-क्या राष्ट्रवाद से हमको फायदा हुआ, लाभ हुआ। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मैजनी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो मैजनी इटली के एकीकरण के प्रमुख विचारक और प्रेरक थे। उन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। मैजनी ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और उनमें देशभक्ति की भावना भरी। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में नहीं आए, लेकिन उनके विचारों ने इटली के एकीकरण को वैचारिक नींव रखी। तो इस तरह से मैजनी की भूमिका थी। फिर है प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख कारण रॉलट एक्ट था, जिसके अंतर्गत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की जा सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जनता को आक्रोशित कर दिया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और ब्रिटिश शासन के अन्याय के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को शांतिपूर्ण तरीकों से कमजोर करना था। फिर देखिए, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की मिट्टी के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहा जाता है। फिर है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तो नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि ये नगद या व्यापारिक फसलें हैं। फिर देखिए, बेरोजगारी से क्या आशय है? ग्रामीण बेरोजगारी को समझाइए। बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है। इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है।
अब यहाँ कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य नहीं रहता है, 6 माह किसान बेकार रहते हैं। पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है, उन्हें वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता और उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। यही ग्रामीण बेरोजगारी है। तो यहाँ पर बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी दोनों को समझना है। अब देखिए, भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानसून पर निर्भरता है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। इसके कारण देश के अधिकांश भागों में कृषि संभव हो पाती है। दूसरी विशेषता ऋतुओं की विविधता है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। तीसरी विशेषता वर्षा की अनिश्चितता है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम वर्षा होती है, जिससे सूखा, बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चौथी विशेषता तापमान में भिन्नता है। उत्तर भारत में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार भारत की जलवायु कृषि, जनजीवन और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करती है। तो ये 3-4 कारण आपको लिखना है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की विशेषताओं एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। काली मिट्टी भारत की एक महत्वपूर्ण मिट्टी है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्कन के पठार क्षेत्रों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता नमी धारण करने की अधिक क्षमता है, जिसके कारण यह शुष्क परिस्थितियों में भी फसल के लिए उपयुक्त रहती है। यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी होती है। सूखने पर इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा अंदर जाकर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें गन्ना, गेहूं और मूंगफली की खेती भी की जाती है। कृषि के लिए यह मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब 3 अंक का है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, कम से कम 200 शब्दों में। चलिए, 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। इसका पहला प्रमुख कारण उच्च जन्म दर है। सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरा कारण मृत्यु दर की कमी है। चिकित्सा सुविधाओं, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से मृत्यु दर घटी है। तीसरा कारण अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता नहीं होती। चौथा कारण गरीबी है, जहां बच्चे कमाने के साधन माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शीघ्र विवाह और सामाजिक परंपराएं भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और विकास बाधित होता है। तो ये कई कारण हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। तो अशिक्षा है, जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर का कम होना, ये सामाजिक परंपराओं का होना, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। तो मेन मेन हेडिंग याद रखिए, उसी को डिटेल कर देना है। अब देखिए, परिवहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। परिवहन किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन के माध्यम से वस्तुओं और लोगों को आवागमन संभव होता है। इससे व्यापार और उद्योगों का विकास होता है। कच्चा माल उद्योगों तक, तैयार माल बाजारों तक पहुंचता है। परिवहन से कृषि उत्पादों को भी उचित बाजार मिलता है। इसके अतिरिक्त परिवहन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, क्योंकि इससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़ते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों और वायु मार्गों का विकास देश की प्रगति का संकेत है। इस प्रकार परिवहन विकास की रीढ़ होती है। तो परिवहन से ले से आने वाले यातायात के साधनों का आपको इसमें वर्णन करना है। फिर है, भारत में कृषि का महत्व समझाइए। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह लोगों को रोजगार प्रदान करती है और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपास से वस्त्र उद्योग और गन्ने से चीनी उद्योग। कृषि से राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण जीवन का आधार कृषि ही है,
इसलिए कृषि का विकास देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज और मिट्टी सीमित हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण इनका अत्यधिक दोहन हो रहा है। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाएगी। वन कटाव से पर्यावरण असंतुलन और जल संकट उत्पन्न होता है। संसाधनों का संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। इससे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बना रहता है। अब आगे का देख लेते हैं। लोकतंत्र की सीमाएं या कमियां लिखिए। यद्यपि लोकतंत्र एक उत्तम शासन प्रणाली है, फिर भी इसमें कुछ सीमाएं पाई जाती हैं। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि इसमें विचार विमर्श और बहुमत की आवश्यकता होती है। कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए जनता को भ्रमित करते हैं, जिससे गलत निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावों पर अत्यधिक खर्च होता है, जिससे धन बल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा अशिक्षित और जागरूकता की कमी वाले जनता सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाती है। इन कमियों के बावजूद लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर है। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की मजबूत करती है। यह व्यवस्था ग्राम स्तर पर शासन को जनता के निकट लाती है। इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाता है। पंचायती राज से जनता की भागीदारी बढ़ती है और लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचता है। महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को शासन में भागीदारी मिलती है। सत्ता की साझेदारी से सामाजिक संघर्ष कम होते हैं और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक होती है। अब यहाँ पर देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को समझाइए। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र समझते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। कृषि, उपज, वन, पशुपालन, खनिज आदि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। तो अलग से भी एक 2 नंबर में पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, क्योंकि हर बड़े प्रश्न से छोटे प्रश्न ही बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना या कपास से कपड़ा बनाना आदि, यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर है तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि लोगों और अन्य क्षेत्रों को सुविधाएं व सेवाएं दी जाती हैं। जैसे है परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, होटल आदि। अब अगला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो संसाधन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु अधिकांश प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। यदि इनका अनियंत्रित दोहन किया जाए तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। जल, वन, खनिज आदि का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण असंतुलन पैदा करता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती है। जल संसाधनों की कमी से कृषि और पेयजल संकट उत्पन्न होता है। इसलिए सतत विकास की अवधारणा के अनुसार वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय भविष्य क्या ध्यान रखना चाहिए। पुनर्चक्रण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग तथा जन जागरूकता संसाधन संरक्षण के प्रभावी उपाय हैं। संरक्षण से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और आर्थिक विकास की स्थायी रूप से संभव होता है। अब है पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं।
तो चलिए इसको देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है जो ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। यह 3 स्तरों ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पर कार्य करती है। ग्राम सभा इसका आधार है, जिसमें सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। महिलाओं और अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इससे ग्रामीण जनता को भागीदारी बढ़ती है और विकास कार्यों को पारदर्शिता आती है। अब यहाँ प्रश्न है, औद्योगिकीकरण का अर्थ एवं महत्व बताइए। औद्योगिकीकरण से तात्पर्य उद्योगों की स्थापना और विकास की प्रक्रिया से है, जिसमें मशीनों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। औद्योगिकीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह कृषि पर निर्भरता कम करता है और आर्थिक संरचना को विविध बनाता है। परिवहन, संचार और शहरीकरण का विकास भी औद्योगिकीकरण से जुड़ा है। हालांकि इसके साथ पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संतुलित विकास आवश्यक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि सरकार या कोई संस्था संविधान के विरुद्ध कार्य करे तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय देती है और कानून का शासन स्थापित करती है। इससे नागरिकों में न्याय के प्रति विश्वास बना रहता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन और नियंत्रण का कार्य करती है। इस तरह से ये 3 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप तैयार कर लें। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, ये एमपी बोर्ड का जो पेपर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं 4 अंक के, तो ये सभी अध्यायों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटे गए हैं, इनको आप तैयार कर लें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। तो यहाँ देखिए, मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति मृदा पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग मृदा पर आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विलकॉक्स ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं, वैश्वीकरण क्या है? कभी कभी ये टुकड़े में ही पूछ देता है, बड़ा क्वेश्चन आए तो इसे और बढ़ा देना है। इससे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करने लगती हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान होता है। अब देखिए, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं को देखते हैं। तो श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। फिर है छोटे उत्पादकों पर प्रभाव। छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। विदेशी उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। फिर है सभी लोगों को लाभ नहीं। वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है।
इसके विपरीत अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाज का कमजोर एवं गरीब वर्ग वैश्वीकरण के लाभों से दूर है। फिर है विकसित राष्ट्रों का आधिपत्य। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जा रही है, किंतु संगठन में विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व अधिक है। ये राष्ट्र उन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है। फिर अगला देख लेते हैं, संघात्मक शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शासन की वह प्रणाली जिसमें शासन की शक्ति संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार अर्थात संघ की सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विभाजित कर दी जाती है। दोनों सरकारों की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्राय कठोर होती है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अनिवार्य होती है। संविधान का लिखित एवं कठोर होना आवश्यक है। शासन की यह प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। इसके बाद देखिए, भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक प्रणाली के जो लक्षण हैं उसको देखते हैं। लिखित तथा कठोर संविधान। भारत का संविधान लिखित एवं कठोर है, इस दृष्टि से भारत का संविधान संघात्मक है। शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र व राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। ये संघ सूची केंद्र से संबंधित होती है, राज्य सूची राज्य से संबंध होती है, समवर्ती सूची जो है राज्य और केंद्र से संबंधित होती है। और यदि दोनों ही सूची में एक कानून बनाए तो केंद्र का कानून ही लागू होता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जो किसी देश के निवासी एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त करते हैं। यह देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। राष्ट्रीय आय में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से प्राप्त आय शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय से हमें देश की उत्पादन क्षमता और आर्थिक प्रगति की जानकारी मिलती है। हालांकि केवल राष्ट्रीय आय से विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह आय के समान वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को नहीं दर्शाती है। इसलिए विकास के मूल्यांकन के लिए अन्य मापदंड भी आवश्यक होते हैं। फिर देखिए, मानव सूचकांक क्या है। एचडीआई इसको बोलते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया एक सूचकांक है। यह किसी देश के विकास को केवल आय के आधार पर नहीं, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता के आधार पर मापन करता है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। तो देखिए कौन कौन से घटक हैं इसमें। एक है प्रति व्यक्ति आय, फिर है दूसरा जीवन प्रत्याशा, और शिक्षा का स्तर। मानव विकास सूचकांक यह दर्शाता है कि किसी देश के लोग कितना स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। इससे देशों की तुलना अधिक वास्तविक रूप में की जा सकती है। आज एचडीआई विकास एक महत्वपूर्ण मापदंड बन चुका है। चलिए फिर देखते हैं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां कार्य सरकारी नियमों के अनुसार होता है। इसमें निश्चित कार्य समय, वेतन, छुट्टियां और सामाजिक सुरक्षा होती है। उदाहरण सरकारी कार्यालय, बैंक आदि। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसमें मजदूरों का शोषण अधिक होता है, रोजगार अस्थायी होता है। भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो आप इनको डिटेल कर दीजिएगा। मैंने छोटा छोटा इसमें पॉइंट भर लिख दिया है। ब्रिटिश आर्थिक शोषण। इसके आर्थिक ब्रिटिश माने अंग्रेजों ने भारत के लोगों का आर्थिक शोषण किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। इसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग की। प्रेस और साहित्य देशभक्ति की भावना फैलाई। परिवहन एवं संचार देश की एकता की भावना को विकसित किया। इसको आप डिटेल करके बड़ा बड़ा भी 1-2 लाइन जोड़ देंगे, हेडिंग यही रहेगी। इसके बाद देखिए,
भारत की भौतिक आकृतियों का वर्णन करिए। तो भारत की भौतिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है। इससे निम्नलिखित प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। यह भारत की ठंडी हवाओं से बचाती है और नदियों का उद्गम स्थल है। फिर है उत्तरी विशाल मैदान। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां द्वारा निर्मित है यह मैदान। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है और घनी जनसंख्या वाला है। फिर है द्वीपीय पठार। यह प्राचीन कठोर चट्टानों से बना है, खनिज संसाधनों से भरपूर है। फिर है तटीय मैदान। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में विभाजित किया जाता है। व्यापार और मत्स्य पालन के लिए उपयोगी होता है। फिर है द्वीप समूह। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है। ये जैव विविधता से भरपूर है। इस तरह से इनको आप डिटेल करके भी लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, भारत में वन संसाधनों का महत्व लिखिए। तो इसमें देखिए, पर्यावरण का संरक्षण, वर्षा और जलवायु का संतुलन बनाना है। इसको आप और डिटेल कर सकते हैं। आर्थिक महत्व, लकड़ी और औषधियाँ प्राप्त होती हैं इनसे। फिर है वन्य जीवों का संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा होती है। रोजगार, लाखों लोगों को आजीविका मिलती है, रोजगार मिलता है। आप इसको थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन और बढ़ा के डिटेल कर देंगे यदि 4 अंक का आएगा तो। फिर है भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। एक है भौतिक कारक, जलवायु और भूमि है जिसके कारण जनसंख्या इसके अनुसार रहती है। आर्थिक कारक है, उद्योग और रोजगार जहाँ मिलते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। सामाजिक कारक है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ सुविधा होती है वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। ऐतिहासिक कारक है, प्राचीन बसावट है वहाँ पर भी जो है जनसंख्या अधिक रहती है। तो इस तरह से इसको भी आप डिटेल कर देंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं लिखिए। तो चलिए यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ देखते हैं। लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जनता की सर्वोच्चता। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर इसके बाद है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। यह कानून का शासन। सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं। फिर है मौलिक अधिकार। नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पर इनका भी डिटेल आप कर सकते हैं। इसके बाद है राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये जनता को संगठित करना, राजनीतिक चेतना विकसित करते हैं, चुनावों में भागीदारी, सरकार का गठन करते हैं, नीतियों का निर्माण, विकास की योजनाएं बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका, सरकार को उत्तरदायी बनाने का काम करते हैं। ये राजनीतिक दलों का महत्व है। और इसे पॉइंट वाइज आप डिटेल कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। फिर देखिए, निर्वाचन आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। मैं शॉर्ट शॉर्ट इसलिए लिखा हूँ कि पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप इसकी डिटेल कर सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इसका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा, चुनाव की ये निगरानी करती है, पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती है, आचार संहिता लागू करती है जो राजनीतिक दलों पर लागू होता है, और ये लोकतंत्र का रक्षक भी होता है क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करता है। फिर है प्रश्न, मौलिक अधिकारों का महत्व या स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ स्वतंत्रता की रक्षा करना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, भेदभाव निषेध है, शोषण से सुरक्षा है, मानव गरिमा की रक्षा होती है, न्यायालय की सुरक्षा करना, अधिकारों का संरक्षण करना। इस तरह से आप इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। फिर देखिए, विकास से आप क्या समझते हैं, विकास के विभिन्न मापदंड लिखिए। विकास का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं है बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार है। विकास के प्रमुख मापदंड ये हैं। आय में वृद्धि होना, व्यक्ति और देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ना है। जीवन स्तर में सुधार होना, बेहतर भोजन, आवास और वस्त्र की उपलब्धता होना। शिक्षा और स्वास्थ्य, तो साक्षरता दर एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना। समानता और सुरक्षा, तो आय का समान वितरण एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाएं लिखिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है
एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त कुल आय। फिर इसका महत्व क्या है? ये आर्थिक प्रगति का संकेत होता है। फिर इसकी सीमाएं क्या है? आय के वितरण को नहीं दर्शाती हैं, एक इकट्ठा वित आय दर्शाती हैं, वितरण को नहीं दर्शाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल नहीं करती हैं। पर्यावरण क्षति को अनदेखा करती हैं। अब इसके बाद अगला देख लीजिए, यहाँ पर है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र है। तो ऊपर वाली परत होती है, उसमें ह्यूमस पाया जाता है, ये संस्तरी स्थिति कहलाती, इसमें मृदा है। उसके नीचे दूसरी संस्तरी स्थिति है, जैसे उपमृदा है। फिर यहाँ पर अपक्षयित सेल है, और फिर यहाँ आधार सेल है। तो इस तरह से इसको चार भागों में बांटे, तो आधार सेल हो गया, अपक्षयित सेल हो गया, उपमृदा हो गई, और ये वाला क्या हो गया? मृदा हो गया। इस तरह से आप इसको बना करके और इसका चित्रण कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो हम इसे उसमें दर्शाते हैं मानचित्र में। तो भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ काराकोरम पर्वतमाला, सतपुड़ा और अरावली और नीलगिरी को आपको दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अच्छा, इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इनकी सबकी स्थितियां देख लेते हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, छोटा नागपुर का पठार, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र चेरापूंजी या मौसिनराम, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी कन्याकुमारी, इनको दर्शाना है। फिर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इस तरह से इन सारी चीज़ों को इस नक्शे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि आपको करम आ जाए तो कराकोरम की स्थिति ये है। यहाँ पर कराकोरम पर्वतमाला है। ये वाला क्षेत्र जो है हिमालय का है। यहाँ पर ये नदी दर्शाना है, तो यहाँ गंगा का है। और यहाँ भारत का सर्वोच्च शिखर ये नेपाल के भाग में है, तो यहाँ पर ये नेपाल से लगा हुआ इलाका है, भारत का सर्वोच्च शिखर हो गया। फिर ये अरावली पहाड़ी का लोकेशन है, ये नर्मदा नदी है। यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये छोटा नागपुर का पठार है। तो यहाँ कृष्णा नदी है, नीलगिरी है, कावेरी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको दिखाना है, ये सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो आप जो है इनकी लोकेशन याद करिए कि जो आएगा उसको हम वहाँ पर दिखाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कराकोरम इधर होता है, अरावली इधर होता है, नर्मदा यहाँ है, सतपुड़ा, ये पूरे नक्शे को आप अच्छे से देख लीजिए। और इनको एक बार ढक करके देखिए कि यहाँ क्या क्या हम दर्शा सकते हैं। अब देखिए, अगला है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कोयला उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, डिगबोई असम है, यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में यूरेनियम है, प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है, लक्षद्वीप है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, और तारापुर अणु विद्युत ग्रह है। इस तरह से यहाँ पर हमको ये दर्शाना है इसमें। तो चलिए, भारत का नक्शा हो गया। यहाँ पर ये कोयला उत्पादित वाले क्षेत्र हैं, तो ये देखिए जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये सब क्या है? कोयला को बता रहा है, जहाँ जहाँ कोयला हो रहा है। फिर ये खनिज तेल वाले हैं, इस तरह से संकेत बनाए गए हैं, तो ये खनिज तेल वाला, ये वाला इलाका आप देख रहे होंगे, खनिज तेल का हो गया। ये स्टार बना है तो यूरेनियम है, तो ये राजस्थान में यूरेनियम का रिएक्टर है ना? ऐसे। फिर यहाँ प्राकृतिक गैस वाले जो भाग हैं उनको इसमें देख लेना है। नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र ये कर्नाटक में है, तारापुर में है, यहाँ कलपक्कम में है। इस तरह से आपको ये सारा कुछ देखना है। तो इनको दर्शाने का तरीका सीधा-सीधा ये है कि नक्शा आपको दिया रहेगा, और उस नक्शे में आपको केवल स्थिति बताना है और वहाँ पर लिख देना है कि ये कौन-सा भाग है, किस नंबर का आपने किया है। तो इस तरह से पूरे प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करके जाइए, इसमें अधिकतर प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में